नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का आईना, ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। झारखंड पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात गैंगस्टर अमन साव अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। ये वो नाम है जिसने जिंदा रहते हुए छोटी सी ही उम्र में अपनी एक गैंग बनाई। कारोबारी, व्यापारी, बिल्डर्स और बड़े ठेकेदारों से रंगदारी मांगना, उन पर गोलियां चलवाना जैसे कई काम इस अमन साव ने किए। सब प्लान के तहत चल रहा था। जेल में रहते हुए भी गैंग पूरी तरह ऑपरेट हो रही थी, लेकिन रायपुर से रांची के बीच का यह सफर अमन की जिंदगी और मौत के बीच का सफर बन गया। क्या है इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में। कुख्यात गैंगस्टर अमन का एनकाउंटर, रायपुर टू रांची का सफर, रास्ते में क्या हुआ? सवाल कई, जवाब नहीं। क्या है एनकाउंटर का सच? पुलिस की परछाई, मौत की आहट। सोमवार को रांची पुलिस रायपुर पहुंचती है। देर शाम वो सेंट्रल जेल से अमन साव को लेकर रांची के लिए निकलती है। कई गाड़ियां और उसमें हथियार बंद जवान। रास्ता लंबा था, लेकिन ये रास्ता अमन को रांची के बजाय मौत तक ले जाएगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह 9:15 बजे की है, जब अमन साहू को एनआईए के एक मामले में एटीएस की टीम रांची लेकर जा रही थी। जैसे ही स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ रोड के अनहारी ढोडा घाटी पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंका। बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार के हाथ से राइफल छीनी और फायरिंग की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। हवलदार की जांघ में गोली लगी। उसका इलाज एमएमसीएच पलामू में चल रहा है। अमन साहू जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में। हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। अभी मैंने एक एसपी एटीएस को मैंने भेजा पलामू, और वहाँ की एसपी भी उसको देख रही है। पूरा उसकी जांच हो रही है कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। उसको पूछताछ के लिए नहीं लाया जा रहा था। वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको रायपुर भेजा गया था। फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा, ट्रांजिट पर था वो। अच्छा। और चूंकि वो एक बड़ा शातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट पर लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम। लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की, तो जिसके चलते सब। अमन साहू झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसके गिरोह के निशाने पर कोयला कारोबारी, ट्रांसपोर्टर्स, ठेकेदार, रियल एस्टेट कारोबारी और बिल्डर्स थे। अमन इनसे लगातार रंगदारी वसूल रहा था। बात नहीं मानने वालों पर वो खुलेआम गोलियां भी चलवाता था। इसके बाद गैंग के गुर्गे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और वर्चुअल नंबर से मीडिया को जानकारी भी देते थे। घटना को उनके ही गिरोह ने अंजाम दिया है। आखिर कौन था अमन साहू? आपको बताते हैं। रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला था। अमन पर अलग अलग थानों में 125 केस दर्ज थे। पहली बार 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद वो फिर से फरार हो गया था। 3 साल बाद 2022 में दोबारा गिरफ्तार हुआ। अमन जेल से ही गैंग को ऑपरेट करता था, ऐसी आशंका लगाई जाती है। अमन की हथियारों के साथ कई फोटो वायरल हैं। एक केस में कोर्ट में पुलिस के 20 पन्नों के दिए बयान के अनुसार गैंगस्टर अमन साहू अमन साव के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म रांची जिले के मतवे बुढ़वू गांव में साल 1995 में हुआ था। साल 2010 में उसने मैट्रिक की परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की थी। उसके बाद पंजाब के मोहाली से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया। उसे 62% मार्क्स आए थे। साल 2012 में जब वह घर आया था, तब उसकी पहचान झारखंड जनमुक्ति मोर्चा के तत्कालीन सुप्रीमो कुलेश्वर सिंह से हुई और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था।
एक कांड के दौरान वो 2015 में पहली बार जेल गया, जहां उसकी दोस्ती सुजीत सिन्हा और मयंक सिंह से हुई थी। यहीं से वह उग्रवादी संगठनों के अलावा दूसरे आपराधिक गिरोहों के संपर्क में आया था। अमन पर रायपुर में रंगदारी के 2 केस दर्ज थे। वो पिछले 3.5 महीने से रायपुर जेल में था। झारखंड के जेलों से वो रंगदारी का धंधा तो करता ही था, अब रायपुर से भी रंगदारी का खेल शुरू कर दिया था। 40 पुलिसकर्मियों की टीम अमन साहू को झारखंड से प्रोटेक्शन वारंट पर 14 अक्टूबर को रायपुर लेकर आई थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल की कार पर फायरिंग केस में अमन साहू मुख्य आरोपी था। 13 जुलाई को अमन के गुर्गों ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड में अमन साहू के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में प्यारे कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस है, जहां फायरिंग हुई थी। इसके बाद से अमन को रायपुर लाने की तैयारी चल रही थी। आखिर अमन साहू किन किन जेलों में रह चुका है, ये भी आपको बताते हैं। 29 अक्टूबर 2021 रांची का पाकुड़ जेल, 13 अप्रैल 2022 गिरिडीह जेल, 23 जुलाई 2022 मंडल कारागार सिमडेगा, 17 सितंबर 2022 पलामू जेल, 24 नवंबर 2022 दुमका जेल, 19 अगस्त 2023 चोईबासा जेल, 11 अक्टूबर 2023 वापस से एक बार पलामू जेल, 20 जून 2024 फिर से गिरिडीह जेल, 21 जुलाई 2024 चाईबासा जेल और 13 अक्टूबर 2024 रायपुर सेंट्रल जेल। अमन साहू धीरे धीरे खुद को लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही एक बड़ा नाम बनाना चाहता था। खुद की गैंग, खुद का वर्चस्व कायम कर रहा था। बिश्नोई की तरह ही जेल से गैंग को ऑपरेट कर रहा था और ये चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम चल रहा था, क्योंकि जब भी किसी व्यापारी या कारोबारी पर हमला होता तो ये गैंग सोशल मीडिया के जरिए उस कांड की जिम्मेदारी भी लेती थी। अमन साहू ना ही रायपुर की सेंट्रल जेल से बाहर निकलता, ना ही उसको रांची जाना पड़ता। लेकिन 7 मार्च को रांची के कोयला कारोबारी पर हुए जानलेवा हमले से झारखंड पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे थे। रांची पुलिस रायपुर पहुंची और फिर अगली ही सुबह अमन साहू एक कुख्यात गैंगस्टर की जगह अब सिर्फ एक लाश और नाम बनकर रह गया। वो कहावत है ना कि हर जुर्म का अंजाम मौत ही होती है। अब यह एनकाउंटर सही है या साजिश, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। भारत की जीत का जश्न आखिर किसे पसंद नहीं आया? पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसात्मक झड़प, आखिर ये सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्योंकि सवाल इसलिए भी उठते हैं कि पेट्रोल बम मिनटों में तो बनते नहीं। आखिर जांच में एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसने पुलिस को एक नई दिशा दे दी। महू में भड़की हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मस्जिद के अंदर से अचानक बड़ी संख्या में लोग निकलते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ मस्जिद के बाहर निकलते ही बाइक पर जश्न मनाने वाले लोगों पर टूट पड़ती है। इसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है। इस नए वीडियो ने पुलिस की जांच को नई दिशा दे दी है और शायद कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। पुलिस अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर चुकी है, जबकि 13 की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दर्ज FIR में मोती महल चौराहे पर पत्थरबाजी और नारे लगाने का भी जिक्र है। आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। अभी तक लगभग 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसमें जो है जितने भी आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। इसमें अभी तक कुल 7 FIR हो चुकी हैं, दोनों पक्षों की तरफ से इसमें FIR हुई हैं और इसमें जो करीब 50 से ऊपर लोग जो हैं उसमें नामजद हैं और इतने ही लगभग लोग जो हैं उसमें अज्ञात बताए गए हैं जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद 9 मार्च की रात महू में जमकर बवाल कटा था। जश्न में निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, कई जगह आगजनी भी हुई थी और पथराव में कई लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि महू में धार्मिक स्थल पर सुतली बम फेंक दिया गया था। इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। हिंसा में 12 बाइक,
2 ऑटो, 1 कार और 2 दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। कहा जा रहा है कि करीब 3 घंटे के अंदर जमकर बवाल काटा गया था। हालांकि अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आई, जिसमें ये ताज़ा वीडियो भी पुलिस की जांच को नई दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उत्तर प्रदेश के संभल में भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक से आए 3 युवकों ने अंजाम दिया। इंजेक्शन लगने के बाद गुलफाम सिंह तड़पने लगे। इसके बाद उन्हें CHC ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला तहसील गुन्नौर के गांव दवथरा हिमाचल का है। हत्या के बाद पुलिस बाइक सवार तीनों युवकों की तलाश में जुटी है। गुलफाम सिंह यादव ने 2004 के विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव, जी हाँ बिल्कुल, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गुन्नौर से चुनाव लड़ा था। कोई छोटा मोटा नाम नहीं था गुलफाम सिंह। एसपी के मुताबिक भाजपा नेता की हत्या की गई। उनको जहरीला इंजेक्शन दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दंतेवाड़ा के गीदम में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत हुई है। घड़ी दुकान के संचालक रफीक खान पर यह आरोप लगा है कि पीड़िता के पिता की माने तो बच्ची अपने घड़ी का पट्टा बदलवाने आरोपी की दुकान गई थी। आरोपी ने पीड़िता को अपने पास बिठाकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने मस्जिद का भी घेराव कर दिया। लोगों के बढ़ते दबाव और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी की पतासाजी की। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका, जिसके बाद जाम खुल सका और मार्ग बहाल। माँ को बताने के बाद शाम के 7:30 बजे मैं दुकान तोड़ के घर गया। उसके बाद उसकी माँ मेरे को बोल गया, बोले लड़की के साथ इस टाइप का। उसके बाद से मेरे को टेंशन हो गया कि मैं इधर उधर बात किया। बात करने के बाद जो है इसमें बैठा क्या गलती आप बताइए। शुरू किया कर गए थे तो कोई रिलेटेड कुछ नहीं है, फालतू मत बताइए। बाकी और किसी को कुछ नहीं, बाकी का फोन नहीं उठ रहा है और वो पुलिस हमको गुमराह कर रही है और एक्चुअल में वो अभी तक पकड़ाया नहीं। आरोपी को सामने लेके आए, ये मुख्य मांग है हमारी। आपने गिरफ्तारी कर ली है, हम मान निकलते पर हमारे सामने लेके आए। प्रशासन सामने लेके आए आरोपी को, वो क्यों डर रही है? खाली फोटो खींचा पर क्यों डर रही है? सड़क पे चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे उनसे बात करके सुलझा लिया गया है। चक्का जाम समाप्त कर लिया गया है और जो भी हमें शिकायत प्राप्त हुई है उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इधर अनूपपुर के छोटी भलमुड़ी गांव के नजदीक जंगल में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो सामने आया कि महिला सेमवती बैगा की हत्या उसके दूसरे पति आरोपी हीरा सिंह गोंड ने की थी। आरोपी पति हीरा सिंह ने सर और चेहरे पर पत्थर से वार कर उसे मौत की नींद सुला दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतिका महिला पहले पति की मौत हो चुकी थी, उसके बाद उसने हीरा सिंह के साथ रहना शुरू किया था। महिला शराब के नशे की आदी थी और महिला जहां भी शराब पीती थी अक्सर वहीं सो जाती थी, जिसे लेकर उसके हीरा सिंह के साथ यानी दूसरे पति के साथ विवाद होते थे।
हीरा को उसके चरित्र पर भी शंका थी। वो परेशान हो गया था। घटना के दिन भी महिला ने शराब पी और नशे में वहीं पर सो गई। इसे लेकर आरोपी हीरा काफी नाराज हुआ और पत्थर से वार कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रामनगर पुलिस ने आरोपी पति को जंगल से पकड़कर जेल भेज दिया है। कोटवार शिव सहाय के द्वारा सूचना दी गई कि मृतका सेमवती बैगा को उसके साथ में 3-4 साल से एक दास्ता पति के रूप में रह रहा था हीरा सिंह, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। थाने में अपराध क्रमांक 53/25 धारा 103(1) BNS हत्या का पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। इधर राजिम के गोबरा नवापारा में एक भाई ने अपनी सगी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बहन तो बच गई, लेकिन उसकी 2 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई और 1 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपी की बहन 3 दिन पहले ही नवापारा में दूसरी शादी करके आई थी। आरोपी इस बात से नाराज था, उसे घर वापस ले जाने की जिद कर रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जबलपुर के माढ़ोताल इलाके में एक रेप पीड़िता पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का आरोप महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर ही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी बसंत यादव उस पर रेप केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने आरोपी बसंत यादव और उसके 2 साथियों पर घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया। पीड़ित घायल हालत में अपने पति के साथ माढ़ोताल पुलिस थाने पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता और आरोपी पक्ष के बीच पहले से विवाद चल रहा है और इससे पहले पीड़िता के पक्ष पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इधर पीड़िता पर हमले और उसके गंभीर आरोपों पर पुलिस जांच के बाद एक्शन लेने की बात कह रही है। बसंत यादव ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। मैंने थाने से लेके माढ़ोताल थाने से लेके SP, CSP, 1 स्टॉप सेंटर, महिला थाने, सब जगह मैंने इसकी FIR की और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे को धमकाया जा रहा है कि केस वापस ले लो, समझौता कर लो, वरना तेरे पति पे और तेरे भाई पे गलत आरोप लगा के गिरफ्तार करवा दे। मेरे को मारा है उन्होंने, दीपक यादव, संजय यादव। संबंधित महिला का पूर्व में भी एक विवाद था जिसमें काउंटर मुकदमा दर्ज हुआ था और ये आपस में इनका कुछ रिश्तेदारी भी है। बाद में इस महिला के पति ने भी उस पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें एक छेड़छाड़ का मामला और दर्ज होकर इसके पति जेल भी गए हुए थे। इनने जो शिकायत की है इसमें इसकी जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरगुजा के बतौली थाना क्षेत्र में एक शख्स पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि बोझा निवासी आरोपी युवक सुनील सोनवानी ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ कई बार अनाचार किया। युवती ने जब शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने बतौली थाना पहुंचकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सुनील सोनवानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में सेंट्रल जेल अंबिकापुर भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। खड़गवा प्रतापपुर का आरोपी है सुनील कुमार सोनवानी करके, और एक बतौली थाना क्षेत्र के एक महिला के साथ पिछले साल भर से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। उसकी जैसी अपने को सूचना मिली उस पर FIR लेकर के आरोपी को ला करके उसमें आवश्यक विवेचना पूरी करके उसको रिमांड पर भेजा गया है। पीड़िता की ही रिपोर्ट पर से उसमें FIR कर उसमें कार्रवाई की गई है। इधर बिलासपुर में एक व्यापारी से 3 करोड़ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। व्यापारी राकेश खरे ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि 2021 में नरेंद्र सिन्हा समेत अन्य लोगों ने उससे दवा और सर्जिकल उपकरण की सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी की और उनसे अलग अलग किश्तों में 3 करोड़ 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन सामान की डिलीवरी नहीं थी
और अब वो रकम वापस भी नहीं कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने नरेंद्र सिन्हा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दवा की सप्लाई, दवा अन्य उपकरणों की सप्लाई के लिए लगभग 3 करोड़ 15 लाख की ठगी हुई है। आवेदक के आवेदन पर थाना सेक्रेटरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना भी लिया गया और उसमें विवेचना के बाद आगे की पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी हो सकता है।